मैकबेथ महान इंग्लिश राइटर विलियम शेक्सपियर की रचना ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ पर आधारित है। ये कहानी मैकबेथ नाम की स्कॉटिश जनरल की है जो अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है, पर उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जो कुकर्म किए हैं उसकी व्यथा, उसका अपराध बोध मैकबेथ को उसके अंत तक ले जाती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा स्कॉटलैंड गृह युद्ध से गुजर रहा है। स्कॉटलैंड के राजा ने अपने कई महत्वपूर्ण इलाके युद्ध में गंवा दिए हैं। उसके खुद के नवाबों को अब ऐसा लगने लगा है कि स्कॉटलैंड राजा डंकन के हाथ से निकल गया है। विद्रोही सेना की अगुवाई मैकडोनवाल्ड कर रहा है, जो कभी राजा डंकन का वफादार सिफेसलार हुआ करता था। उसने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। अगर वो बैटल ऑफ एलोन जीत गया तो ये राजा डंकन के साम्राज्य का अंत होगा। राजा डंकन ने अपनी सारी बची खुची ताकत और संसाधन एलोन की लड़ाई में झोंक दिए हैं। इस युद्ध की अगुवाई राजा डंकन का कजन मैकबेथ कर रहा है, जो कि ग्लेमिस का घोषित नवाब है। उसके साथ डंकन की सेना की एक टुकड़ी का सेनापति बैंको भी है। एक घमासान और खूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मैकबेथ विरोधी सेना के लीडर मैकडोनवाल्ड का सर कलम कर देता है। इस लड़ाई में काफी खून खराबा हुआ। कई नौजवान लड़के राजा डंकन की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। जब मैकबेथ और सेनापति बैंको युद्ध भूमि से सिपाहियों की लाशें जमा कर रहे थे तो ये बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। इस युद्ध के भयंकर खून खराबे की छाप मैकबेथ के जहन में जैसे छप सी गई है। लाशों को जमा करने के दौरान उसे धुंध के बीच 3 मायावी औरतें दिखाई पड़ती हैं, जो संभवतः कोई जादूगरनी या चुड़ैल है। पहली औरत उसे ग्लेमिस का नवाब कहती है, दूसरी उसे कवाडोर का नवाब कहती है और तीसरी उसे स्कॉटलैंड का राजा कहकर संबोधित करती है। असल में ये एक भविष्यवाणी है जो उन 3 औरतों ने मैकबेथ के लिए की है। जब बैंको उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछता है तो वे कहती हैं कि महान पर मैकबेथ से कम, अभी उतना नहीं, पर बाद में बहुत खुशहाल, उसका बेटा भविष्य का राजा होगा। इसके बाद वे तीनों धुंध में जैसे गायब हो जाती हैं। मैकबेथ और बैंको को उन 3 औरतों की बातों पर कोई यकीन नहीं है। वे फ्रॉड हो सकती हैं। ऐसी बेमतलब की भविष्यवाणी कोई भी कर सकता है। इसका कोई सिर पैर नहीं। जब वे युद्ध भूमि पर ही जख्मी सिपाहियों की मरहम पट्टी कर रहे होते हैं, राजा की तरफ से 2 संदेश वाहक वहां पहुंचते हैं, जो मैकबेथ को ये संदेश देते हैं कि राजा ने उसे ग्लेमिस से कहीं बड़े राज्य कवाडोर का नवाब घोषित किया है, क्योंकि कवाडोर के पुराने नवाब ने राजा के खिलाफ बगावत में विद्रोहियों का साथ दिया था। राजा ने उसे मौत की सजा दे दी और अब से वो कवाडोर का नया नवाब होगा। उन औरतों की एक भविष्यवाणी सच हो गई। उसे कवाडोर का नवाब बना दिया गया। मैकबेथ उन औरतों की भविष्यवाणी से इतना प्रभावित है कि अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को उन औरतों की भविष्यवाणी और पूरी घटना के बारे में चिट्ठी लिखता है। युद्ध भूमि में अपने वफादार और बहादुर सिपाहियों की लाशों को आग के हवाले करने के बाद जब मैकबेथ बचे हुए लोगों के साथ राजा के किले की तरफ वापस लौटता है तो रास्ते में उसका स्वागत राजा डंकन खुद करता है और उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मानित करता है। अगर मैकबेथ ना होता तो राजा अपनी सत्ता विद्रोहियों से कभी नहीं बचा पाता। राजा डंकन इसका आभार कभी भी मैकबेथ को नहीं चुका सकता है। राजा अपनी तरफ से मैकबेथ को सहानुभूति दिखलाने के लिए उसके घर पर भोज के लिए खुद को आमंत्रित करने का आग्रह करता है। मैकबेथ भी खुशी से राजा के इस जेस्चर को स्वीकार करता है। मैकबेथ के लिए ये बड़ी सम्मान की बात है। जब मैकबेथ अपने घर पहुंचता है, लेडी मैकबेथ उससे उन 3 अलौकिक औरतों के बारे में बात करती है जिन्होंने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी।
उनकी एक भविष्यवाणी कि वो कवाडोर का नवाब बनेगा सच हो चुका है। इसका मतलब है कि ये भविष्यवाणी सच है, ये कोई धोखा नहीं है। वो एक दिन स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। मैकबेथ को उम्मीद है कि राजा उसे जरूर अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा, पर लेडी मैकबेथ उसे कहती है कि अगर उसे राजा बनना है तो पहले उसे राजा डंकन को मारना पड़ेगा, केवल तभी वो राजा बन सकता है। पर मैकबेथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। राजा उस पर भरोसा करता है, वो कैसे उसे मार सकता है? अगर वो चूक गया या किसी को इस बारे में पता चल गया तो उन दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी जाएगी। तब लेडी मैकबेथ उसे राजा डंकन की हत्या करने के लिए उकसाती है, उसे कायर और नामर्द कहती है। उसके राजा बनने की भविष्यवाणी केवल तभी सच हो सकती है जब वो खुद इसका प्रयास करे, क्योंकि एक दानव भी केवल तभी दानव है जब तक कि उसमें कुछ करने की हिम्मत हो। जब राजा डंकन मैकबेथ के घर भोज पर आता है तो यहाँ युद्ध में जीत की खुशी पर एक बड़ा आयोजन भी होता है। इस आयोजन में राजा अपने बेटे मालकम को स्कॉटलैंड का नया उत्तराधिकारी घोषित करता है, जबकि मैकबेथ को अपने बेटे का अधीनस्थ बनाता है। असल में किसी राजा का उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है। मैकबेथ के लिए ये सोचना कि राजा उसकी बहादुरी और वफादारी की वजह से उसे अपना उत्तराधिकारी बना लेगा, ये एक बेवकूफ़ी है। ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। जब मैकबेथ राजा की घोषणा सुनता है, अंदर से जैसे हिल जाता है। उसे उम्मीद थी कि वो राजा डंकन का नया उत्तराधिकारी होगा, पर राजा ने अपने बेटे को उसकी जगह चुना। 3 अलौकिक औरतों की भविष्यवाणी गलत थी। मैकबेथ उदास है और रात में जब वो लेडी मैकबेथ के साथ होता है तो लेडी मैकबेथ उससे कहती है कि भविष्यवाणी सच करने के लिए उसे राजा डंकन को मारना पड़ेगा। आज रात अच्छा मौका है। राजा उनके ही घर में रुका है। उसने राजा के अंगरक्षकों के शराब में नींद की दवा मिला दी है। जब वे बेहोश हो जाएंगे तब वो सोते हुए राजा डंकन को मार सकता है। लेडी मैकबेथ के बहकावे में आकर मैकबेथ अपना होश खो देता है और उसकी महत्वाकांक्षाएं उसके ईमान पर भारी पड़ जाती है। कई अंतर्द्वंदों के बावजूद मैकबेथ राजा के पंडाल में घुस आता है। जब राजा गहरी नींद में अपने खासम खास मैकबेथ के तंबू में बेफिक्री से सो रहा है, राजा डंकन को उसका सबसे भरोसेमंद आदमी मैकबेथ बेरहमी से कई चाकू मारता है और राजा डंकन की मौत हो जाती है। राजा की हत्या के दौरान उसके अंगरक्षक बेहोश पड़े हुए थे। मैकबेथ को लगता है कि उसके कुकृत को किसी ने नहीं देखा, पर इसका गवाह राजा का बेटा मैलकोम खुद है। मैलकोम ने मैकबेथ को अपने पिता डंकन की हत्या करते देख लिया था। तब वो इतना घबरा गया था कि वहां से रातों रात भाग गया, पर ऐसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे लगा कि राजा की हत्या में सभी का हाथ है और वे सब मिलकर उसे भी मार देंगे। इधर मैकबेथ डंकन की हत्या करने के बाद इतना बेसुध हो गया कि उसे किसी बात का होश नहीं रहा। तब लेडी मैकबेथ ने आगे का काम संभाला और मैकबेथ के हाथों से खंजर छीनकर उन बेहोश अंगरक्षकों के हाथ पर रख दिया और उनके हाथ और चेहरे पर खून लगा दिया। अगली सुबह मैकडफ, जो कि फैफ राज्य का नवाब है और डंकन का एक भरोसेमंद आदमी है, राजा को उठाने उसके तंबू में जाता है तो देखता है कि राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये एक देशद्रोह है। वो चर्च की घंटी बजवाकर सबों को खतरे का संदेश देता है। राजा की लाश के पास मैकबेथ और उसकी पत्नी ऐसे नाटक करते हैं जैसे उन्हें किसी बात की कोई खबर ही ना हो। जब राजा के अंगरक्षक बेहोशी से धीरे धीरे जाग रहे होते हैं, मैकबेथ उनका गला काट देता है ताकि किसी तरह का कोई सवाल कभी उठ ना सके। ये बात कि उसने अंगरक्षकों को मार दी मैकडफ को थोड़ी अजीब लगती है। वो मैकबेथ से पूछता भी है कि उसने आखिरकार ऐसा क्यों किया। तब वो सीधे सीधे इसका कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि संदेह का इशारा डंकन के बेटों की तरफ डाल देता है, जो अब वहां नहीं है।
सबों को लगता है कि डंकन के बेटे मालकोम ने अपने पिता की हत्या की है और वहां से भाग गया। हालांकि वो ऐसा क्यों करेगा? अगर उसने ऐसा किया है तो ये एक तरह की मूर्खता है, क्योंकि राजा ने उसे ही अपना वारिस घोषित किया था। डंकन ने जिंदा रहते अपने बेटे मालकोम को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और मैकबेथ को मालकोम का अधीनस्थ बनाया था। अब चूंकि राजा मर चुका है और उसका उत्तराधिकारी हत्या का मुख्य अभियुक्त है, ऑटोमेटिकली राजगद्दी मैकबेथ के पास चली जाती है। दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। मैकबेथ का राजा बनना असल में उसके अंत की शुरुआत है। राजा बनते ही उसे अपनी सत्ता के खोने का डर सताने लगा है, क्योंकि उन 3 अलौकिक औरतों ने यह भी भविष्यवाणी की थी कि मैकबेथ के बाद सेनापति बैंको का बेटा राजा बनेगा। मैकबेथ सत्ता के नशे में इतना पागल हो चुका है कि उसने अपनी पत्नी के सामने अपने दोस्त और युद्ध के साथी रहे सेनापति बैंको का उसके बेटे समेत हत्या करवाने की योजना रखी। लेडी मैकबेथ ने अपने ही हाथों से एक दानव को खून का स्वाद चखाया है। वो मैकबेथ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर अब मैकबेथ रुकने वाला नहीं है। बैंको और उसके छोटे से बेटे को भी इस बात का अंदेशा हो चुका है कि मैकबेथ उन्हें अब नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तीसरी भविष्यवाणी के मुताबिक अगला राजा बैंको का बेटा ही बनेगा। और जहां तक बैंको मैकबेथ को जानता है, वो किसी को भी जो उसके सत्ता के लिए खतरा पैदा करे उसे अपने रास्ते से हटाने से हिचकेगा नहीं। एक दिन जब बैंको अपने बेटे के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है, 2 हत्यारे उन पर हमला करते हैं। इन्हें मैकबेथ ने ही भेजा है। बैंको तो मारा जाता है, पर उसका बेटा फेलेंस जंगल में कहीं गायब हो जाता है। वो ऐसे गायब हो गया जैसे रेत में पानी। उन हत्यारों ने फेलेंस को जंगल में बहुत खोजा, पर उसे ढूंढ ना सके। असली शिकार तो बैंको का बेटा ही था। उसे मारना सबसे जरूरी था। जब ये खबर मैकबेथ को मिलती है कि बैंको का बेटा बच निकला, उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी मानसिक दशा खराब होने लगती है। ऐसे भी उसे युद्ध भूमि की यादें परेशान किया करती थी। ऊपर से राजा की हत्या का पाप भी उसने किया था, और अब तो उसने अपने सबसे खास दोस्त बैंको को भी मरवा दिया। फिर भी उसे चैन नहीं है। वो सत्ता की लालच में अंधा हो चुका है। उसकी मानसिक दशा स्थिर नहीं रही। वो अपने आप में बड़बड़ाने लगा है। एक सभा के दौरान मैकबेथ को उसका मरा हुआ दोस्त बैंको दिखाई पड़ता है। तब पूरी सभा के बीच मैकबेथ चिल्लाने और बड़बड़ाने लगता है। फैब का नवाब मैकडफ, जिसे पहले से ही मैकबेथ पर शक हो चुका था कि उसी ने राजा डंकन की हत्या कराई है, अब मैकबेथ की मानसिक हालत देखकर, उसकी बड़बड़ाहट सुनकर उसे यकीन हो चला है कि उसी ने राजा डंकन की हत्या कराई है। वो ये ड्रामा और नहीं देख सकता। मैकडफ सभा बीच में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। मैकबेथ की मानसिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उनकी हत्या करने का अपराध बोध जो उस पर सबसे ज्यादा यकीन करते थे, मैकबेथ को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। सत्ता की लालच में ना सिर्फ वो एक हत्यारा हो गया, वो एक धोखेबाज भी बन गया है। कभी उसने राजा डंकन के लिए कई युद्ध जीते थे, तब उसके लिए प्राइड और भरोसा सबसे बड़ी चीज हुआ करती थी। अब तो वो नैतिक रूप से करप्ट हो चुका है। एक दिन जब वो किले के बाहर पहाड़ियों में घूम रहा होता है, उसे वो 3 अलौकिक औरतें फिर से दिखाई पड़ती हैं। इस बार वे उससे बतलाती हैं कि उसकी सत्ता उससे तब तक कोई नहीं छीन सकता है, जब तक कि किले के आसपास के जंगल खुद चलकर किले में न घुस आए। उसे कोई भी इंसान जो स्त्री की योनि से जन्मा है मार नहीं सकता है। इस भविष्यवाणी के बाद मैकबेथ की जान में जान आती है, क्योंकि जंगल कभी चलकर उसकी सत्ता पर कब्जा करने नहीं आएगा। उसे कोई मार भी नहीं सकता है, क्योंकि हर इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, स्त्री की योनि से ही पैदा हुआ है। अब तो ताकत के नशे में मैकबेथ और भी पागल हो जाता है। एक दिन उसे पता चलता है
कि फैब का नवाब मैकडफ बिना किसी नोटिस के इंग्लैंड चला गया है। तब वो मैकडफ के ऊपर इंग्लैंड में डंकन के बेटे मालकोम के साथ स्कॉटलैंड के खिलाफ साजिश में शामिल होने का आरोप लगाता है और मैकडफ के पूरे परिवार को बच्चों और नौकरों समेत जिंदा जलाकर मार देता है। अगर लेडी मैकबेथ अपने पति को राजा की हत्या के लिए नहीं उकसाती तो आज उनकी जिंदगी ऐसी बेचैनियों से भरी और हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे नहीं होते। मैकबेथ की इस मानसिक हालत के लिए लेडी मैकबेथ खुद को जिम्मेदार समझती है। उसे सपने आते हैं कि उसके हाथ खून से रंगे हैं। ढेरों इत्र लगाने के बावजूद बेगुनाहों के खून की महक उसके हाथ से नहीं जा रही है। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी बीमारी इतनी बढ़ती है कि अचानक एक दिन लेडी मैकबेथ की मौत हो जाती है। अब तो मैकबेथ जैसे टूट गया है। लेडी मैकबेथ ही उसकी जिंदगी का सार थी। सत्ता, राजपाट उसे ही चाहिए थे। सब कुछ उसी के लिए उसने हासिल की थी। इन सब का अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया। उसने पूरी दुनिया जीत ली पर अपना सबसे प्रियतम खो दिया। इधर इंग्लैंड में डंकन का बेटा मालकोम अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए इंग्लैंड की मदद से 10,000 सिपाही लेकर मैकबेथ पर चढ़ाई करने की योजना बना रहा है। इस योजना में फैफ का नवाब मैकडफ भी उसका साथ देगा, क्योंकि अब मैकडफ के लिए यह लड़ाई व्यक्तिगत हो गई है। उसके परिवार की बेरहमी से हत्या करवा दी गई थी। मालकोम इंग्लिश सेना लेकर मैकबेथ पर चढ़ाई करता है और किले को चारों तरफ से घेर लेता है। मैकडफ ने किले के चारों तरफ के जंगल को आग के हवाले कर दिया ताकि धुएं की आड़ में उनकी सेना की संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सके। मैकबेथ किले की प्राचीर से जलते जंगल को देख सकता है। जंगल की लकड़ियां जलकर हवा से महल में प्रवेश कर रही हैं, जैसे जंगल खुद जलकर किले को लांघ रही हो। मैकबेथ का सिंहासन खतरे में है, क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक उसकी सत्ता तब तक कायम रहेगी जब तक कि जंगल खुद जलकर उसके किले में न घुस जाए। जलती लकड़ियों के अंगारे किले में ऐसे घुस रही हैं जैसे जंगल खुद जलकर किले में आ गया हो। लेकिन अब भी एक भविष्यवाणी मैकबेथ के साथ है कि कोई भी जो स्त्री की योनि से जना है उसे नहीं मार सकता है। मैकबेथ खुद अपनी बख्तर पहनकर और तलवार लेकर किले के बाहर युद्ध भूमि में उतर आता है। यहाँ मैकडफ उसे ललकारता है और दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। पर चूंकि मैकबेथ कभी एक योद्धा रह चुका है, मैकडफ पर भारी पड़ता है। मैकडफ जमीन पर पड़ा है तब मैकबेथ उससे कहता है कि कोई भी जो स्त्री की योनि से जना है उसे नहीं मार सकता है। तब मैकडफ उसे बतलाता है कि वो असमय पैदा हुआ था। उसे उसकी माँ के पेट को चीर कर निकाला गया था। मैकडफ ही ऐसा आदमी है जो उसे मार सकता है, क्योंकि वो स्त्री की योनि से पैदा नहीं हुआ है। केवल वही मैकबेथ को उसके दुखों से आजाद कर सकता है। अब मैकबेथ मैकडफ का जरा भी विरोध नहीं करता है। तब मैकडफ उसके शरीर में खंजर घोंप कर उसे मार देता है। मैकबेथ को शांति मिल गई। इसी के साथ मैकबेथ के कष्टों का और उसके अपराध बोध का अंत हो गया। लेकिन अब भी एक भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई है। उन औरतों ने एक भविष्यवाणी और की थी कि बैंको का बेटा मैकबेथ के बाद स्कॉटलैंड का नया राजा बनेगा। इसी संशय और त्रासदी के साथ कि नया राजा कौन होगा, राजकुमार मैल्कम या बैंको का बेटा फेलेंस, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।